ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हिस्से में हम बात करेंगे कि आखिर आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार को एक बार फिर झटका लगा है, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ गए हैं। भूपेंद्र धर्मानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरे खास मेहमान डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस पर बातचीत करें, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने अन्य पिछड़े वर्गों के 27% आरक्षित कोटे में सरकार के अल्पसंख्यकों को 4.5% आरक्षण देने के फैसले पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने सरकार से पूछा कि अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण में से क्या धर्म के आधार पर इस तरह का बंटवारा किया जा सकता है। न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और जे.एस. खेहड़ की पीठ ने साफ कहा है कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने मानव संसाधन मंत्रालय की याचिका पर आर. कृष्णमैया और दूसरे प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है, जिनकी याचिका को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई, या कहें दलीलें दी गई कि सरकार ने जो सब कोटे की व्यवस्था की है वो ठीक है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जो दस्तावेज उनके सामने रखे गए हैं उसे हाईकोर्ट के सामने रखा जाता ज्यादा तर्कसंगत होता। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल गौरव बनर्जी ने कहा है कि हाईकोर्ट को लग रहा है कि ये आरक्षण शायद सभी अल्पसंख्यकों के लिए है, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि आरक्षण के बारे में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे तो आभास ऐसा ही लगता है, लेकिन सरकार की तरफ से दलील दी गई कि ऐसा नहीं है। बौद्ध और पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदायों को इससे बाहर रखा गया है। 4.5% के इस सब कोटा में मुस्लिम समाज के सबसे निचले तबके या धर्म परिवर्तन करने वाले ईसाइयों को शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि 4.5% का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको तो विधायी समर्थन भी नहीं मिला हुआ था। कोर्ट से झटका मिलने के बाद केंद्र सरकार जहां बैकफुट पर है, वहीं बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है। इस फैसले के बाद कोर्ट की तरफ से वकील ने क्या कुछ जानकारियां दी हैं, आइए वो सुन लेते हैं। आज कोर्ट के सुनवाई के दरमियान 4.5% का स्टेल केंद्र सरकार रिक्वेस्ट करे तो वो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। दे कुड नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग सैटिस्फैक्टरी मटेरियल, so therefore that stay application was dismissed. Appeal was admitted. Appeal will come in course of time. So the admissions will go on without any sub quota 4.5%. डॉक्टर रहमानी, किस तरह से देखा जाए, बार बार केंद्र सरकार की तरफ से अपील डाली जा रही है, बावजूद इसके जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। केंद्र सरकार राजनीतिक लोगों की है और राजनीति की जा रही है, और कोई नई राजनीति नहीं है, बहुत पुराने जमाने से राजनीति ये जारी है, चल रही है। 1950 से ये राजनीति चल रही है, जब राइडर लगाया गया था आर्टिकल 341 पे और उसको कम्युनल रिजर्वेशन बना दिया गया था, तब से चल रही है राजनीति और अब तक चल रही। पहले हम भी कहते थे कि भाई ठीक है, हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हम मेन स्ट्रीम में आएंगे। मेन स्ट्रीम में आने से रोक दिया, सच्चर कमेटी ने कहा कि मेन स्ट्रीम में नहीं पहुंच पाए। रंगनाथ मिश्र कमीशन बनी थी, आखिर क्या वजह है कि सरकार उसे इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती, और अभी भी जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट किए हैं सरकार ने, उसमें रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं। सच्चर कमेटी को एक डॉक्यूमेंट बना के भूपेंद्र जी कैसे देखें? जो आपने बात कही है, मैं इनके जो पहला वाक्य है उसी की बात करूंगा कि राजनीति है। मैं समझता हूं ये रिजर्वेशन का मुद्दा ही अपने आप में राजनीति है पूरी। हर पॉलिटिकल पार्टी इसको एक वोट बैंक के रूप में तरह तरह से इस्तेमाल करती आ रही है। कितना बड़ा यहाँ पर आंदोलन हुआ रिजर्वेशन को लेकर, आपने देखा युवा जो था किस तरह से स्ट्रीट के अंदर था। लेकिन ये भी तो सच्चाई है। मैं वहीं आ रहा हूं। मेरा ये कहना है कि इसको लेकर जिस तरह की राजनीति चल रही है, इसकी जो भावना थी, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने इसको 10 वर्ष के लिए लागू किया और उसको आज 60 वर्ष हो गए, ये बढ़ता ही जा रहा है। ये बीमारी ऐसी है जो पहले अगर इसको लागू किया गया था तो एक जो
यहाँ का समाज है उसको फ्रेगमेंटेड समाज जिसको हम कह सकते हैं, कास्ट बेस्ड समाज होने के कारण उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज रहीं, जिस कारण उनको रिजर्वेशन के तहत लाने का प्रयास किया गया कि इसको अपलिफ्ट किया जाए। अब इसको धर्म के नाम पर लोगों को बांटने के प्रयास राजनेता कर रहे हैं। नहीं, ये अब नहीं है। मेरा ये कहना है, उस वक्त जो आर्टिकल 341 को विशेष किया गया है प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के जरिए, उसी वक्त उसको धर्म का दो मैं वही कह दिया गया। मेरा ये कहना है कि जो लेकिन चाहे सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, या उससे पहले भी एक आध कमीशन ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं माना है कि एक वर्ग है जो पिछड़ा है, उसको आगे लाए जाने की जरूरत है। देखिए, आप एक बात तो मान के चलिए कि रिजर्वेशन से अगर किसी वर्ग को हम आगे ला सकते होते तो ये 10 वर्ष का काम 60 वर्ष में होने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। आज भी जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है उस वर्ग को देखिए ना आप। नहीं तो जो उसमें भी मैं आपको एक, हाँ बिल्कुल, मैं आपको छोटी सी एक उदाहरण देता हूं। बहुत सारे हमें नेता मिलते हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट में 2 वर्ग हैं। बहुत सारी स्टेट्स में ए और बी में उसको कैटेगराइज किया गया है। उसमें एक चमार वर्ग है, एक वाल्मीकि वर्ग है। आज भी अगर आप नेशनल लेवल पर नेता देखें तो वो लोग वाल्मीकि कहते हैं हमारे सिर्फ 2 नेता हैं। एक को तो वो बीजेपी ने अंदर करवा दिया, बंगारू लक्ष्मण, दूसरे बूटा सिंह हैं। और कौन सा नेता है उनका वाल्मीकियों का? वो पूछते हैं कि नेशनल लेवल पर बताइए हमारा कौन सा नेता है। जो रिजर्वेशन का सारा क्रीम है वो चमार वर्ग खा गया। सिमिलरली बैकवर्ड क्लास का हाल है। अब आप शेड्यूल ट्राइब को ले लीजिए, शेड्यूल ट्राइब में मीना जो है शेड्यूल ट्राइब का सारा रिजर्वेशन खा गया। तो ये जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है, आप एक मिनट मान, लेकिन ये भी कहा गया है कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें साफ तौर पे ये माना गया कि हर फील्ड में, चाहे वो शैक्षिक हो या फिर जितनी भी फील्डें हैं, सब में मुसलमान पिछड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा, आप इसको फिर वही बात मैं वहीं पर आ गई कि जो रिजर्वेशन लगी है उनको क्या लाभ मिला। मैं कहता हूं मुस्लिम तो पिछड़ा है ही है, मुस्लिम को एक वोट बैंक के रूप में देखा गया। ये डिबेट बहुत पहले कहीं हो चुकी है कि रिजर्वेशन का लाभ है या नहीं है। अब इस वक्त डिबेट ये है कि रिजर्वेशन जिन लोगों को दिया जा रहा है, क्या उसमें कुछ और तबकों को जोड़े जाने की जरूरत है या नहीं है। इस वक्त ये है सवाल। और उस सवाल के तहत ये माना गया इस देश में 2004 के बाद में कि, यानी इससे पहले जस्टिस गोपाल कृष्ण की भी है, मट्टू साहब की रिपोर्ट है, और कई रिपोर्ट्स आई हैं। आखिरकार सच्चर कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि मुसलमानों की हालत देश में दलितों से भी बदतर हो गई है, धर्म के आधार पर नहीं। जो आप बात कह रहे हैं इकोनॉमिक और वो यही बात, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि ये जिस वर्ग को भी राजनेताओं ने वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया है वो बैकवर्ड ही हुआ है। मैंने जो उदाहरण दिए हैं, अगर आप इसके पीछे भी मंतव्य देखें तो पीछे फॉरवर्ड करने के लिए आप मेरे को एक बात बताइए कि इस देश के को छोड़कर, भारत को छोड़कर, रिजर्वेशन पॉलिसी किस देश में है? किस देश में? फिर वही अर्ज कर रहा हूं, मैं यही कहना चाहता हूं, ये बहस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खत्म हो चुकी है। तो अब आज तो फिर वो उसने सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी, खत्म कर दी रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उनके पास सब्सटेंशिएट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन नहीं गया, सिर्फ ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस ने 1946 में रिजर्वेशन होना चाहिए, ये पूरी बहस के बाद तय किया है। तो जब कितने दिन के लिए होना चाहिए? वो 10 साल के लिए होना चाहिए। उसके बाद फिर पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड करती चली गई। वो कोटा भी बढ़ाती गई, डिफरेंट ऐड होते गए। इन प्रिंसिपल इन इंडिया देयर शुड बी रिजर्वेशन, ये तो तय हो गया ना उस वक्त। अब अगर रिजर्वेशन हो गया फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर उस वक्त हुआ था, और एक्सटेंड फॉर ए पर्टिकुलर, अगर उस पर्टिकुलर वर्ग को आप लें, वो पर्टिकुलर वर्ग जो है वो तो पूरी तरह से अपलिफ्ट हुआ नहीं, उसमें और एडिशन करते नहीं। तो सवाल यह है कि जिनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो सका उन्हें आगे कैसे लाया जाए? इसके लिए एक पूरी बहस की आवश्यकता है। जो इन्होंने बात कही मैं सहमत हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई, उसको 60 साल से लोग मेरा यह कहना है कि जिनको लाभ पहुंच चुका है, या इसमें कहीं ना कहीं खामियां तो है ना कि एक पर्टिकुलर वर्ग लेता जा रहा है। मेरा मानना है कि जो आप बात कह रहे हैं, जो भी पिछड़ा वर्ग है वो आना चाहिए, उसमें कास्ट, क्रीड या रिलीजन का बेस कोई नहीं होना चाहिए। जो भी यहां पर समाज में पिछड़ा है, एक समस्या उसके साथ ये शोषित है, ये ठीक है, धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, उसूली तौर पर यह बात सही है। लेकिन इसके साथ इसको हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि देश में जितनी सोशल इकाइयां हैं वो किसी ना किसी धर्म से तो ताल्लुक रखती हैं।
बगैर धर्म के ताल्लुक रखे तो कोई पहले ये बात है नहीं। तो वो धर्म बेस्ड हो या ना हो, उसमें धर्म का इन्वॉल्वमेंट तो आ ही जाएगा ना। और इसीलिए हम आर्टिकल 341 की जब बात करते हैं तो जो लोग विरोध करते हैं वो भी कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं इस पर। मैं तो कह रहा हूं राजनीति तो हो ही रही है। राजनीति अगर ना हो रही होती तो ये धर्म का नाम लेके फलां को रिजर्वेशन ना दो और फलां को ये ना होता। ये कहीं ना कहीं इस देश में मुसलमानों के खिलाफ जो शक्तियां खड़ी रही हैं एक बहुत लंबे अरसे से, वो जब भी मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात आती है तब वो धर्म। नहीं रहमानी साहब, एक बात मेरा ये कहना है, मैंने तो पहले भी एक आध बहस में ये बात कही, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में एक बात करना क्या चाहिए, उपाय क्या होना चाहिए? अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन एक कोई मुद्दा नहीं है, रिजर्वेशन कोई माध्यम नहीं है। आप ये बताइए, ये जो रिजर्वेशन की बातें कर रहे हैं, क्या कारण है कि मेन स्ट्रीम में या कितना समाज है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो अपना मुस्लिम हो, उनको एजुकेशन के लिए या उस समाज को उठाने के लिए जो वोट बैंक की राजनीति चल रही है, जब तक इसका समाप्ति नहीं होगी वोट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन देखिए हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी भी अफसर जो बागपत का लड़का है, आईएएस को उसने बीट किया है, गरीब परिवार का आइसोलेट केस बता रहे हैं। सुनिए ना, आइसोलेट, मैं इसके 10 एग्जाम्पल दे सकता हूं। हमारे पास जमीन बेचना पड़ता है, समय हमारे पास खत्म हो गया है और वो उसको कोई मौका देने को तैयार नहीं है। डॉक्टर रहमानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज।